दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात आज भारत की इकोनॉमी के इंजन्स हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा बिजनेसमैन और इनकम टैक्स पे करने वाले लोग इन्हीं दो स्टेट्स में पाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक समय पर ये दोनों ही स्टेट्स एक स्टेट हुआ करते थे जिसे बॉम्बे स्टेट कहा जाता था। लेकिन फिर इन दोनों का बंटवारा हो गया। ये बंटवारा क्यों हुआ, किसके दबाव में हुआ और क्या इस बंटवारे से देश को फायदा हुआ या फिर नुकसान? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बॉम्बे स्टेट की कहानी काफी मजेदार है। पहले ये स्टेट अंग्रेजों के नहीं बल्कि पुर्तगाल के अधीन हुआ करता था। और जब पुर्तगाल की प्रिंसेस कैथरीन की शादी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स सेकंड से हुई तो साल 1661 में इसे दहेज के तौर पर ब्रिटिश हुकूमत को सौंप दिया गया। क्योंकि इस वक्त बॉम्बे को प्रॉफिटेबल नहीं माना जाता था, इसलिए सिर्फ 1000 रुपए के रेंट पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत से गुजराती बिजनेसमैन कम्युनिटीज के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए उन्होंने पारसी, बनिया और बोहरा कम्युनिटीज को बॉम्बे में आकर यहाँ बिजनेस सेटअप करने के लिए कहा। इस बीच बॉम्बे प्रेसिडेंसी का साइज भी बढ़ता रहा। पहले जहां ये कुछ आइलैंड्स तक सीमित था, अब इसके अंडर धीरे धीरे आज के महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा पाकिस्तान के कराची और सिंध के इलाके भी शामिल कर लिए गए। बॉम्बे की सरहद इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि यमन के कुछ हिस्से भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ही पार्ट थे। इस साइज को देखते हुए बाद में इसके साइज को घटाया गया और इसे आज के महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों तक ही सीमित कर दिया गया। अब जैसे कि हमने बताया था कि अंग्रेजों ने गुजरातियों को बॉम्बे में आने का निमंत्रण दिया और ये सभी लोग बॉम्बे स्टेट के बॉम्बे शहर में बस गए और इन्होंने यहाँ पर व्यापार को खूब बढ़ाया। इसका परिणाम ये हुआ कि बॉम्बे शहर में जो अमीर और एलीट लोग थे वो तो गुजराती थे, लेकिन क्योंकि तब तक यहाँ पर रह रहे मराठी समाज में शिक्षा का अभाव था, इसलिए जो लेबर क्लास थी वो मराठी लोगों की थी। और यही चीज आजादी के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। आजादी के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी को डिवाइड करने की बात चल रही थी, लेकिन अभी ये तय नहीं था कि इसे किस आधार पर अलग किया जाए। तभी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये मांग उठनी शुरू हो गई कि मराठी बोलने वाले लोगों के लिए एक यूनाइटेड महाराष्ट्र बनाया जाए जिसमें बॉम्बे शहर भी शामिल हो, और इसके लिए कई जगह दंगे भी होने लगे। अब परेशानी ये थी कि बॉम्बे शहर में ज्यादातर अमीर और ताकतवर लोग गुजराती थे जो कई जनरेशन से वहां पर रह रहे थे, इसलिए वो बॉम्बे को महाराष्ट्र का पार्ट बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसके बाद भारत सरकार ने 1948 में एस.के. धार को हेड बनाते हुए एक कमीशन अपॉइंट की जो इस मामले को देखने वाली थी। इस कमीशन ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी या बॉम्बे स्टेट को डिवाइड करने के लिए पहला प्लान ये प्रपोज किया कि इसे महाराष्ट्र और गुजरात जैसे दो स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और बॉम्बे शहर को एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मराठी बोलने वाले लोग सिर्फ 36% थे और साथ ही शहर को डेवलप करने में गुजराती बिजनेसमैन का भी काफी बड़ा हाथ था, इसलिए इसे दोनों में से किसी एक को भी देना नाइंसाफी मानी जाती। इस प्लान को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के आगे प्रपोज तो किया गया, लेकिन तब तक लैंग्वेज के आधार पर स्टेट को डिवाइड करने पर सहमति नहीं बनी थी, इसलिए बॉम्बे स्टेट वैसा का वैसा ही रहा। साल 1953 में पोटी श्रीरामुलु नाम के एक नेता तेलुगु बोलने वाले लोगों के एक अलग स्टेट की मांग करते हुए आमरण अनशन पर बैठ गए, जिस कारण भारत सरकार को मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग करके एक नया राज्य बनाना पड़ा। इस नए राज्य को लैंग्वेज के आधार पर बनता देख स्टेट्स को लैंग्वेज पर डिवाइड करने की मांग बॉम्बे के अलावा कई और राज्यों से भी आने लगी। संयुक्त महाराष्ट्र परिषद ने महाराष्ट्र की मांग तेज कर दी और वो बॉम्बे शहर को अपनी राजधानी बनाने की जिद पर अड़ गए। लेकिन बॉम्बे सिटीजन्स कम्युनिटी, जिसमें पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जे.आर.डी. टाटा और रामेश्वर दास बिरला जैसे लोग थे, उन्होंने साफ कह दिया कि बॉम्बे शहर को महाराष्ट्र का पार्ट नहीं होना चाहिए। दरअसल उन्हें ये डर था कि महाराष्ट्र के बन जाने के बाद जो रेवेन्यू बॉम्बे शहर उसे कमा कर देगा, उसका इस्तेमाल संयुक्त महाराष्ट्र परिषद महाराष्ट्र के बाकी इलाकों के विकास में खर्च कर देगी, जिससे कि इन कारोबारियों को बिजनेस में घाटा हो सकता है। इसके बाद 1955 में नया प्लान प्रपोज किया गया जिसपे मराठी लोगों के लिए मराठवाड़ा का इलाका और गुजरातियों के लिए सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका तय किया गया।
लेकिन इस प्लान के मुताबिक जो विदर्भ का इलाका था उसे एक अलग स्टेट की तरह डेवलप करने का सजेशन आया। यानी अब 2 नहीं 3 स्टेट की बात हो रही थी। लेकिन इससे मराठी लोग खुश नहीं हुए और इस प्लान को भी रिजेक्ट कर दिया गया। नवंबर 1955 में कांग्रेस ने विदर्भ को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने के लिए सहमति भर दी, लेकिन उनके प्लान में बॉम्बे शहर को यूनियन टेरिटरी बनाने का प्लान था। और क्योंकि उस वक्त बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई थे जो कि एक गुजराती थे, इसलिए इस प्लान को कांग्रेस की चाल की तरह देखा गया और इसके विरोध में बॉम्बे के फाइनेंस मिनिस्टर CD देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पूरे प्रदेश में दंगे होने लगे और मराठी और गुजराती लोगों के बीच में झड़प आम बात हो गई। मोरारजी देसाई इस वायलेंस के लिए संयुक्त परिषद को ब्लेम कर रहे थे और संयुक्त परिषद मोरारजी को। इसके बाद इस प्लान को भी खारिज कर दिया गया। 1957 के चुनावों में भी कांग्रेस को यहाँ भारी नुकसान हुआ और एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन महागुजरात जनता परिषद का उदय भी यहाँ देखा गया। एक तरफ संयुक्त महाराष्ट्र परिषद थी जिसे महाराष्ट्र चाहिए था और दूसरी तरफ अब महागुजरात जनता परिषद। इन दोनों ने मिलकर फिर अचानक एक समझौता कर लिया जिसके मुताबिक ये लोग बॉम्बे स्टेट को 2 अलग राज्यों में डिवाइड करने के लिए मान गए। साथ में ये भी तय हो गया कि बॉम्बे शहर महाराष्ट्र का ही हिस्सा रहेगा क्योंकि उसके आसपास का सारा एरिया महाराष्ट्र के इलाके से ही घिरा हुआ है। इसके अलावा ये भी डिसाइड हुआ कि बॉम्बे शहर में लैंग्वेज के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और जब तक गुजरात अपनी नई कैपिटल नहीं बना लेता तब तक महाराष्ट्र स्टेट गुजरात को अपनी राजधानी बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा। स्वाभाविक था कि इस डिसीजन से सभी लोग तो खुश नहीं थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये डिसीजन अच्छा लगा और आखिर में बॉम्बे स्टेट को 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात नाम के 2 नए राज्यों में बांट दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या ये डिसीजन अच्छा था? अगर हम 1960 के बाद इन दोनों स्टेट्स को देखें तो उसके बाद गुजराती और मराठी लोगों के बीच फिर कभी कोई दंगे नहीं हुए और शांति बनी रही। इसके बाद दोनों ही राज्य इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ते रहे और महाराष्ट्र के पास बॉम्बे आने के बावजूद भी गुजरात को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे उनके साथ कुछ गलत हुआ है। आज भी मुंबई शहर में भारत में 5वें नंबर पर सबसे बड़ी गुजराती पॉपुलेशन है जो बिना किसी डर के वहां रह रही है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इन दोनों स्टेट्स को इस तरह डिवाइड करने का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। लैंग्वेज के आधार पर इन स्टेट्स के बंटने के कारण इनके बीच कोई झगड़ा भी पैदा नहीं हुआ जिसने देश की यूनिटी को भी बरकरार रखा। और आज भी मुंबई के बारे में ये बात कही जाती है कि मुंबई को बनाने में गुजराती लोगों की वेल्थ और मराठी लोगों की मेहनत दोनों का ही हाथ है। खैर ये पार्टीशन तो अच्छे से हो गया, पर क्या आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा के पार्टीशन में किस तरह की परेशानी आई थी? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।